जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए किस समझौते को स्थगित किया है? आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। देखिए दोस्तों, जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसने शिमला समझौते को स्थगित करने का फैसला किया है। शिमला समझौता की अगर हम बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। जब यह समझौता हुआ था तब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान का राष्ट्रपति था जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। जो 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था, इसके बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और उसके जो 90,000 से ज़्यादा सैनिक थे वो भारत के कब्जे में आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे और दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और युद्ध या बल प्रयोग से परहेज करने के लिए ये समझौता किया था। इस समझौते में यह कहा गया था कि सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किए जाएंगे, किसी तीसरे पक्ष यानी देश या संस्था जैसे यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता नहीं होगी। दोस्तों, इस समझौते में वापसी की प्रक्रिया को भी अपनाया गया था, यानी युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्रों की वापसी की गई थी और भारत पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ेगा, ये भी समझौता किया गया था। तो भारत ने लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस किया और सभी युद्धबंदियों को रिहा किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 1949 की युद्ध विराम रेखा को नए नाम से यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के तौर पर स्वीकार किया था। तो ये हैं शिमला समझौते से संबंधित कुछ अहम बातें, तो इन सभी को आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा आक्रमण अभ्यास। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से जो भारतीय वायुसेना है वो अलर्ट पर है और उसने एक अभ्यास करने का फैसला लिया है जिस अभ्यास का नाम है आक्रमण अभ्यास। दोस्तों, आक्रमण अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, इस अभ्यास में राफेल विमान और सुखोई 30 विमान शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जटिल जमीनी हमले के लिए तैयार करना। दोस्तों, इस अभ्यास में लंबी दूरी तक उड़ान भरना और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग और जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला शामिल किया गया है, यानी कि ये सभी इसमें अभ्यास किए जाएंगे। दोस्तों, 2025 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यासों की बात करें तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में अभी हाल ही में समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम इंगेजमेंट 2025 अभ्यास आयोजित किया गया है, जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास था जिसका नाम है एकीमे। तो ये तंजानिया में आयोजित किया गया है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण चेन्नई में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में त्रिसेवा युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया था। भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है खंजर 12। तो यह इसका 12वां संस्करण था और ये किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन 2025 जो कि एक प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास था, इसका आयोजन गुआम तट अमेरिका में किया गया है और यह भी एक बहुपक्षीय अभ्यास था। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था, इस बात को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का पहला निर्माण पूरा किया है। इस सुरंग की लंबाई है 14.57 किलोमीटर की। तो इस परियोजना से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच की जो यात्रा है वो 7 घंटे से घट करके मात्र 2 घंटे रह जाएगी। तो इसी के लिए ये सुरंग बनाई गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की अगर हम बात करें तो यह पूरी परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 104 किलोमीटर या 83% सुरंगों से बनी हुई है और इसी में ये सुरंग बनाई गई है जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर की। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है रामेश्वरम में, जिसका नाम है पंबन ब्रिज। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तीसरा। नई रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4 का ट्रायल कहां से कहां तक किया गया है? सवाई माधोपुर से कोटा तक। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने किसका गठन किया है? रेल रक्षक दल का। रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 20 सितंबर को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है चिनाब रेल ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। किस राज्य में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनाया जा रहा है? राजस्थान में। और देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? द्वारका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चाइना ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी कि इसमें परमाणु सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से परमाणु बम नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से ये बम नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें परमाणु सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें किया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। जब इस बॉम्ब का परीक्षण किया गया है तो इसके आसपास 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पहुंचा था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि चाइना से रिलेटेड हैं। तो चाइना के द्वारा दुर्लभ मृदा निर्यात पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। चाइना ने सीचोंग से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है चाइना सैट 10R। तो इसका अभी हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया है। चाइना ने एक नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसका नाम है HKU5CoV2। ठीक है, तो ये चमगादड़ से फैलने वाला कोरोना है। तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है। चाइना के द्वारा दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है। चाइना ने तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो उसमें भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना और उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? तो यह एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करके गणना करने में सक्षम होता है। यह पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कुछ विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को बहुत तेजी से हल करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? चंडीगढ़। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बनेगा? मसाली, जो कि गुजरात में है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर कितना कर दिया है? तो 6.3% कर दिया है। तो विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू अनिश्चितताओं के कारण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी उत्पाद की जो वृद्धि दर है उसका पूर्वानुमान 6.7% से घटा करके 6.3% कर दिया है। विश्व बैंक की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक विकास में मदद करना। विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और आपको याद रखना है कि विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाघ अभ्यारण्य बफर जोन विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व के बफर जोन के डेवलपमेंट के लिए
ये योजना शुरू की है। अब यहाँ पर बात हुई है बफर जोन की, तो बफर जोन क्या होता है? तो जो टाइगर रिजर्व होते हैं उसमें ऐसा स्थान जहाँ पर टाइगर मुख्य रूप से रहते हैं, मुख्य रूप से वो निवास करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को बफर जोन बोलते हैं या कोर एरिया बोलते हैं, जो कि टाइगर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। तो ऐसे क्षेत्र को बफर जोन बोलते हैं। तो अब इसी बफर जोन के डेवलपमेंट के लिए ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है बाघों एवं अन्य वन्य जीवों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। इसके लिए 145 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से 2 चीतों को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ही मंदसौर में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर गिद्धों की संख्या है 12,981। देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया है। और मध्य प्रदेश ने दतिया अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। दोस्तों विजेता के रूप में कोनेरू हम्पी को और चाइना की जो झू जिनर हैं उन्हें भी पहला स्थान दिया गया है। यानी कि जो पहला स्थान है वो कोनेरू हम्पी और झू जिनर को दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत की जो दिव्या देशमुख हैं उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर कोनेरू हम्पी हैं और झू जिनर हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर दिव्या देशमुख हैं। फिडे की बात करें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी पेरिस फ्रांस में। तो यह चेस की गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है और इसके मेंबर हैं 201। अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्यूकोर्बिच जो कि रूस के हैं। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं भारत के आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला जी। तो उन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह लता मंगेशकर जी की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 से हुई थी। तो यह राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान के द्वारा दिया जाता है। 2022 में जब ये पहली बार दिया गया था तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2023 में यह आशा भोसले जी को दिया गया था। 2024 में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था और अब 2025 में कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो राणा दास गुप्ता को 2025 विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार शांति और स्थिरता के लिए प्रदान किया गया है। समीर कनौडिया को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं। और डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित की गई हैं शिक्षा में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देश में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और उससे जुड़े व्यवसायों में धन लगाना। यह AI के विकास, उपयोग और संचालन के लिए पूंजी प्रदान करता है। तो अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे स्थान पर UK, चौथे पर कनाडा, पांचवें पर इजराइल, छठे पर जर्मनी, सातवें पर भारत, आठवें पर फ्रांस, नौवें पर
दक्षिण कोरिया 10वें स्थान पर सिंगापुर है। यानी कि ये देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश सबसे अधिक कर रहे हैं। तो ये टॉप 10 देश हैं। तो इन्होंने 2013 से 2024 तक सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐप पर दोस्तों जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा राजा गुप्ता सर का। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 साल के लिए। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया जा रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। 2025 के आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में किस पंचायत ने प्रथम स्थान हासिल किया है? माल ग्राम पंचायत। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। और कलईगनर कैबिनाई थिट्टम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु। खोंगशोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर। और क्लॉस श्वाब किस संगठन के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विश्व आर्थिक मंच। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मोतिहारी, बिहार। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष कौन बने हैं? जितेंद्र मिश्रा। ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है? कनाडा। आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1960 बताया हुआ है। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है ऐप पर जिसमें आप 2025 की सारी मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों 2024 की सभी ई बुक आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल सकती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में।